बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे, आज यकीनन उन 26,000 शहीदों की रूहों को कुछ सुकून मिला होगा। आज यकीनन उन 50,000 ज़ख्मियों के ज़ख्मों पर कुछ मरहम रखी गई होगी, जब आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ जनूबी अफ्रीका की जो दरख्वास्त थी उसको काबिल समात करार दे दिया है। 17 रुकनी पैनल ने ये दोनों अतराफ़ से, इज़राइल की जानिब से भी और जनूबी अफ्रीका की जानिब से भी इसकी समात जो है वो उनकी जो दरख्वास्त थी वो सुनी गई और फैसला 17 रुकनी पैनल में से 15 रुकनी पैनल ने इसके हक़ में दिया है कि ये काबिल समात है और यकीनन इसको सुना जाना चाहिए। और इज़राइल ने जो तौजीहात पेश की, उन तौजीहात को उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मैं इससे आज यकीनन इज़राइल का जो भयानक कभी चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने मज़ीद आवेज़ा हुआ है। आज उसके जो दोस्त और चाहने वाले ममालिक जो खामोशी इख्तियार किए हुए थे, आज यकीनन उनके लिए भी एक बहुत गमज़दा दिन होगा इस हवाले से कि मज़लूमों की कुछ दाद रसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हुई है। अब ये इसके ऑप्टिक्स क्या हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, प्रैक्टिकली क्या इससे इज़राइल को रोका जा सकता है और मुजालिम से जिन मुजालिम का वो मुर्तकिब हो रहा है, बिलखुसूस नस्ल कुशी के हवाले से हम बात करें जो फ़लस्तीनियों की हो रही है, बिलखुसूस उस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन के हवाले से हम बात करें जो बिलउमूम जो है वो तकरीबन पूरा जो गज़ा है उसकी जो पट्टी है उसके 60-70% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। बिलखुसूस उन हस्पतालों पे हमलों के हवाले से बात करें जहाँ पे ना ज़ख्मी जो है वो महफूज हैं और ना वो लोग जो बिल्कुल मौत के करीब हैं, उन पर बात करेंगे। किरण इस हवाले से बात करेंगे कितना साय ऑफ रिलीफ मिला है फ़लस्तीनियों को आज के इस फैसले से। पैनल से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है शीनिला मार साहिबा ने, डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, अकमल घुमन साहब ने, और स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद नौशाद अली साहब। तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। शीनिला साहिबा, आपसे सवाल होगा, कितना बरवक्त फ़ैसला, अहम फ़ैसला, और इससे किस हद तक साय ऑफ रिलीफ मिल सकता है फ़लस्तीनियों को? यासिर, एक तो आप देखें इंटरनेशनली जो पावरफुल कंट्रीज़ थी उनकी तरफ से कोई फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं मिल रही थी, उनकी आवाम की तरफ से मिल रही थी। इस्लामिक का भी इजलास हुआ था, उसके अंदर भी बड़ी सख्त किस्म की करारदाद आई थी। तो लेकिन ये था कि जो अमेरिका की या दूसरे ममालिक जो थे उनकी तरफ से वो सपोर्ट मिल रही थी इसराइल को, और हम बार बार ये बात कही जा रही थी और लोग भी इसको उठा रहे थे कि जो गज़ा है वो इस वक्त एक बहुत बड़ी जेल बन चुका हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा तक ये बात कहता था कि हमें वहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ जो है उसको जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लोग वहाँ पे जो है वो कत्ल किए जा रहे थे, नस्ल कुशी उनकी हो रही थी, ज़ख्मी थे, मस्जिद वो हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक हो रहा था, स्कूलों के ऊपर अटैक हो रहा था, बच्चे शहीद हो रहे थे। लेकिन कोई भी, और इंटरनेशनल मीडिया भी आपको यकतरफा जो था रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा था। इस फैसले के बाद दुनिया के सामने वो सब कुछ आश्कार हो गया है जो बात कही जा रही थी कि फ़लस्तीनियों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, उनकी नस्ल कुशी हो रही है। आलमी अदालत इंसाफ ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि वाकई वहाँ पे फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो गई है और जो इसराइल है वहाँ पे गाजिब बैठा हुआ है। अब ये जो फैसला, इसके बहुत दूर असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। ठीक है, क्योंकि दुनिया के सामने जो है इसराइल का चेहरा आ गया। चाहे वो जो पावरफुल ममालिक है उनको जितना भी सपोर्ट करेंगे, अब वो सपोर्ट करेंगे तो वो अपने आप को भी एक्सपोज करेंगे, क्योंकि जब इस अदालत से जो फैसला आएगा तो सबको पता चल गया कि वहाँ पे जो बैठे हुए जज उन्होंने बाकायदा कहा है कि इसराइल को, अक़वाम मुत्तहिदा को वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इतने लोग जो हैं वो शहीद हो चुके, इतने लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके, लाखों के करीब जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और बरवक्त फैसला है जिससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी फ़लस्तीन के लोगों को अपनी कॉस्ट में। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, ऑप्टिक्स इसके क्या है और इसकी जो अहमियत है इस फैसले की, वो अगर फ़लस्तीन के तनाजुर में देखा जाए, क्या उनको कोई साय ऑफ रिलीफ मिल सकता है? एक आम जहन में यही सवाल उठता है, क्या इस फैसले के बाद इज़राइल अपने उन मुजालिम से बाज आ जाएगा? क्या उसे रोका जा सकता है? इस फैसले ने ये बताया कि आलमी ज़मीर जो है वो ज़िंदा है और जो जुल्म होता है किसी मज़लूम पर, उस पर उसकी आवाज़ अगर कोई ताकतवर जो फोरम्स हैं या ताकतवर कौमें हैं वो नहीं सुनती, उनके मफादात आड़े आते हैं,
तो वो जो इंसाफ के इदारे हैं, जो दानिश्वर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका ज़मीर ज़िंदा है, वो उनके साथ खड़े हैं। इसकी एक ऑप्टिक तो ये है। दूसरी ऑप्टिक ये है कि फ़लस्तीन के लिए जब आवाज़ बुलंद नहीं हो रही थी ताकतवर फोरम से और ताकतवर अक़वाम की तरफ से, तो ये अल्लाह ताला ने एज़ाज़ बख्शा है साउथ अफ्रीका को कि उन्होंने ये मुकदमा जनेवा में लेकर गए आलमी अदालत इंसाफ में, और वहाँ पूरी इस्तेकामत के साथ लड़ा वो मुकदमा। उनको आलमी तारीख़ में, इंसानियत की तारीख़ में ये अवलियत हासिल हो गई है, उनको ये एज़ाज़ हासिल हो गया है कि जब फ़लस्तीन का कोई नाम नहीं ले रहा था तो जनूबी अफ्रीका से ये मुकदमा लड़ा गया, और वो न सिर्फ लड़ा गया बल्कि इतनी कामयाबी से लड़ा गया कि 17 के बेंच में 15 जजों ने इसराइल की जुल्म के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और उसे जेनोसाइड करार दिया। तो ये एक तो एज़ाज़ है जनूबी अफ्रीका जो किसी और के हिस्से में नहीं आया, ये जनूबी अफ्रीका के हिस्से में आया। अब करने का काम हमारा ये है, मुस्लिम उम्मा का काम ये है कि इस एक बुनियाद आपको मिल गई, ये तय हो गया कि ये जुल्म था, ये जो एक इसराइल तो जुल्म कर ही रहा था, जो उसकी पुष्ट पनाह कुव्वतें हैं वो थी, या जो साजिशें कर रही थी कुव्वतें, ये उनका जुल्म था। मुस्लिम उम्मा के पास अब ये गुंजाइश ये पैदा हो गई है कि वो दुनिया के पास जाए, उन ममालिक के पास जाए जो जब ये उरूज पे था मसला, तो जहाँ से आवाज़ बुलंद हो रही थी फ़लस्तीनियों के हक़ से, इस्लामी दुनिया के अलावा उनके पास जाएं और एक प्लेटफार्म तश्कील दें और ऐसी बात करें, उसमें बाइकआउट कर दें तो बाइकआउट करें, और कोई मुनासिब इक़दामात हो सकते हैं तो दूसरे इक़दामात कर लें। अगर आप इजाज़त दें तो एक बहुत बुज़ुर्ग का इंतकाल हुआ है, मैं उसका ज़िक्र करूं। कल इंतकाल हुआ है मुमताज़ माहिर इक़बालियात डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब का। डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब कोई तकरीबन 60 बरस उन्होंने इक़बालियात पे काम किया है। प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद मुनव्वर के बाद जिस शख्स ने इक़बालियात पे काम किया है और दर्जनों किताबें लिखी हैं, और उनका पैगाम पाकिस्तान के अंदर भी गया है, पाकिस्तान से बाहर भी गया है। तो कल वो इंतकाल कर गए, हम सब अफसरदा हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआगो हैं, और हम ख्वाहिश करते हैं कि इकबाल के पैगाम पर इसी तरह से काम होता रहे और उसका पैगाम आम होता रहे। अकबल घुमन साहब फरमाइएगा, 2-3 पॉइंट्स इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फैसले में ये नहीं कहा गया है कि इसराइल ने बड़े पैमाने पर गज़ा में कार्रवाइयाँ की हैं। फैसले के मुताबिक फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। जेनोसाइड के हवाले से भी बात की है। इतने बड़े फोरम के ऊपर इन हकीकतों को तस्लीम करना, इसकी अहमियत क्या है? यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में अगरचे करारदाद पास नहीं करवाई जा सकी, बावजूद उसके कई ममालिक ने कोशिश भी की, इसको अगर हम इस फोरम पर लेकर आएँ, उस फोरम में जो चीज़ें एक्नॉलेज की गई हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट हैं व्हेन इट कम्स टू फ़लस्तीन इशू? आप ज़रा उनकी तारीख़ ये देखें कि वहाँ अगर 3 दहाइयाँ नेल्सन मंडेला ने कैद भुगती और एक कौम की तरबियत की, तो उसका असर ये देखें। उससे एक आम बंदे के लिए या किसी कौम के लिए भी ये साबित होता है कि अगर आपके ऊपर किसी दूसरी कौम की तरफ से एग्रेशन होता है तो उसमें ये है कि मज़लूमों का बिल्कुल ये नहीं बनता कि वो जालिम का साथ दें, बल्कि एक नॉर्मल और आम इंसान का भी ये बनता है कि वो मज़लूम का साथ दे। तो अब ये पहलू जो है कि इसराइल देखें कि एक जो हॉलोकॉस्ट की को बुनियाद बना के जो यहूदियों की एक नाजी दौर में उनकी जेनोसाइड हुई, उनकी नस्ल कुशी की गई या उन पे मजालम किए गए, उनको बेस बना के आप वही इक़दाम जिसको आप पूरी दुनिया कंडेम करती है, वही क्या उससे पता नहीं कितने टाइम ज़्यादा उन्होंने कर दिया है। कोई आप कह सकें कुछ तनासुब नहीं है। यानी जो अगर हमास की जानिब से वहाँ पे हुआ, उसके जवाब में उन्होंने पूरी की पूरी फ़लस्तीनी कौम को उसका, चाहे वो मगरबी किनारा हो, चाहे वो गज़ा की पट्टी हो। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने वो उनकी ज़मीन गस्ब की बग़ैर किसी इंटरनेशनल लॉ को मद्देनज़र रखते हुए, किसी असूल, किसी चीज़ को स्टैंडर्ड बना के आपने कुछ नहीं किया। आपने उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, उनके घर ढा दिए, उनकी नस्ल कुशी कर दी, उनकी नस्लें ख़त्म कर दी, उनको दर बदर कर दिया। और दूसरी तरफ ये कि इसमें
6 दहाइयाँ गुजर गई, 60 बरस से ज़्यादा टाइम गुजर गया, और आप मुसलसल उन्हें दीवार से लगाते जा रहे हैं। आप ये देखें, जो आम फ़लस्तीनी हैं उनके लिए मौत जो है वो हमेशा ही शहादत का दर्जा रखती है, और जो अभी इसराइल ने उन पे एग्रेशन और जंग मुसल्लत की, ये तो एक जंग आपकी हमेशा ये होती है कि बराबर की किसी कुव्वत के आप फौज के खिलाफ लड़ते हैं ना। कितनी होप्स हाई हो सकती हैं अब फ़लस्तीनियों की आलमी अदालत इंसाफ से जो ये इस फैसले आने के बाद? देखें, फितरत का असूल ये है कि एक जैसे हालात तो कभी भी नहीं रहते। जंग जो है वो कोई एक अनलिमिटेड टाइम तक तो जारी नहीं जुल्म रह जब सकती। हद से बढ़ता है तो मिट जाता वो है। तो अपनी एक, ये तो एक, जो आपने मिसरा पढ़ा, ये तो अपनी जगह पे हकीकत है। मैं पिछले दिनों में एक रिपोर्ट देख रहा था कि जो अपनी इसराइल की मईशत है उसकी भी कमर टूटने वाली है या टूट चुकी है। तो ये जो साउथ अफ्रीका का स्टेप है, यकीनी तौर पे एक तो जो बैनुल अक़वामी सतह पे मज़लूम लोग हैं उनको हौसला मिलेगा, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों को। और आप ये जहन में रखिएगा, और ये बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि अगर आज ये बारिश का पहला कतरा है, इंशाअल्लाह लज़ीज़ जब जूं जूं वक्त आगे गुजरेगा, आप ये देखें कि जो इन्होंने उन कौमों की बात की जो इसराइल की हमायत करते हैं, उनकी आवाम देखें कि वो मिलियन मार्च, वाकई मिलियन मार्च होता है। वो सड़कों पे लोग, आम लोग जो हैं वो फ़लस्तीनियों के यूके लिए। में हज़ारों जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी इस हवाले से एहतजाज किया है और अपनी हुकूमत पे वो जोर डाल रहे हैं। देखें, हम तो अपने मज़हब की बुनियाद पे या वो इंसानी हमदर्दी अपनी जगह पे, लेकिन ये कि महज इंसानी हमदर्दी के इंसानों पे जुल्म हो रहा है, इसी बेस पे इसको देखने की ज़रूरत है। जी जी। पॉइंट आ गया आपका। मैं इसमें शामिल करूंगा मोहम्मद नौशाद अली साहब, आपको ये फरमाइएगा कि इस फैसले से किस हद तक साइफ रिलीफ मिल सकता है फ़लस्तीनियों को, और कितनी ओपनिंग प्रोवाइड की है उन दोस्त ममालिक को जो फ़लस्तीन को इस मसले से निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फ़लस्तीनी भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। वो चाहते हैं कि इज़राइल जो है वो वापस चला जाए और फ़लस्तीन वापस अपनी उस डगर पे आ जाए जो वो उस डेट से पहले मामला था सारा। देखिए यासिर, जो इसराइल है, अगर आप इसको कहिए कि इसराइल और उसके जो इत्तेहादी हैं वो दरअसल अपना मुकदमा हार चुके हैं दुनिया भर के सामने। पूरी दुनिया ने देख लिया कि जो मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया हक़ दिफा का, एक तो वो आलमी अदालत इंसाफ ने आज उसको सेट असाइड कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी जो कामयाबी है नेल्सन मंडेला के जनूबी अफ्रीका की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई, उसकी जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि नस्ल कशी के मामला, जो नस्ल कुशी है वो एक तरह से साबित हो चुकी है, साबित हुई है, तो उस पर यह मुकदमा आगे चलाया जाएगा। अब आलमी अदालत इंसाफ ने अगर उसको कुछ वक्त दिया है, उसे कुछ हंगामी इकदामात करने का कहा है, जो मुझे नहीं लगता कि वो इसराइल जो है वो उसकी उस पर राजी होगा या रजामंद होगा। लेकिन वो तमाम लोग जो इसराइल की पुष्ट पर खड़े थे, या वो तमाम ममालिक जो इस हक़ दिफा की बात करते थे या इन मजालिम को जारी रखने के लिए इसराइल को शह दे रहे थे, उन जो ममालिक के लिए अब इखलाकी तौर पर इसराइल की पुष्पनाई का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। इसके साथ साथ जो एक बड़ा मामला ज़ेरे बहस आएगा आने वाले वक्तों के अंदर, वो ये होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती काउंसिल है उसके अंदर जो वीटो का राइट है वो उस पर भी सवालिया निशान लग गया है। क्योंकि देखिए, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए गए उस इसराइल की तरफ से भी अपने मुकदमा किया है, और जनूबी अफ्रीका ने जो मुकदमा दायर किया था, दरख्वास्त दायर की थी, अगरचे उसकी जुरिस्डिक्शन को भी जिसे कह लेंगे चैलेंज किया गया, सारा कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो इस लेवल पर पहुंचे, बल्कि मेजॉरिटी से भी ज्यादा है, 15 जजेस हैं जो इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां नस्ल कुशी की गई है। और उसके अलावा जितनी बातें उस फैसले के दौरान सुनाते हुए फलस्तीन का जो शक्ल पेश की गई आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से, यूं समझिए कि आलमी अदालत इंसाफ समझती है कि वो सारा कुछ वहां हो रहा है, और अगर वो सारा कुछ को तस्लीम कर लिया जाता है आलमी सतह पर, तो फिर जो है मैं ये समझता हूं कि इसराइल का केस बहुत कमजोर हो गया है। एक्चुअली वो अपना केस हार चुका है, और इसका फैसला भी इसी तनाज़र के अंदर, जब इस केस का फैसला आएगा तो इसराइल के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, और उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी। दूसरी बात जो बड़ी इसराइल ने जो मौक़िफ़ अपना पेश किया, इसराइल ने क्या मौक़िफ़ पेश किया? इसराइल ने मौक़िफ़ पेश किया कि जी ये जो हमने कार्रवाई की है ये हमास के बदले में की है।
तो यानी पूरी फलस्तीनी कौम को जो निशाना बनाया जा रहा है, क्या उसकी कोई तौजी इस काबिल थी कि उसे सुना जा सकता? जो आलमी अदालत इंसाफ ने जो रवैया इख्तियार किया, खास तौर पे उसकी इस तौजी को रद्दी की टोकरी में फेंकने का, किस कदर जस्टिफाइड है वो? बिल्कुल, मेरी नजर में वो 100% जस्टिफाइड है, बल्कि शायद आप कहें कि ये जिसे कहेंगे इसमें कोई शक की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। अगर कहीं किसी को कोई खाम ख्याली थी, खुशफहमी थी या कोई गलत सोच रहा था तो उसकी दुरुस्तगी कर दी गई है। सो अब ये तो मामला जो है ये तय हो चुका है कि जो कुछ इसराइल का मौकफ था या उसके इत्तेहादियों का मौकफ था वो रद्दी की टोकरी में फेंका ही इसलिए गया कि वो गलत था, वो इंसानियत के खिलाफ था। और इंसानियत की जो जब जब ये फैसला आया है, आप ये देखिए कि ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि आप फिलिस्तीनियों का मोराल जो है वो इससे इंतहाई बुलंद हो जाएगा, क्योंकि वो जिस तरह से पिस रहे थे और जो उनकी हालत की जा रही थी, कोई उनके हक में आवाज नहीं उठा रहा था। थैंक्स टू जनूबी अफ्रीका के जनूबी अफ्रीका ने ये केस इंतहाई महारत के साथ पेश किया और अपने दलाइल से इसको इस पोजीशन में ले आए हैं कि इजराइल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि जो जनूबी अफ्रीका ने इंसानियत का अलम बुलंद किया है, इसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। पॉइंट आ गया। मुझे दूसरे मौजू की जानिब बढ़ना है। दूसरा मौजू है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, और सियासत में अगर हम बात करें तो हम बात ज़रा हम कर लेते हैं पाकिस्तान की दो बड़ी जमातों के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जो कि पीडीएम हुकूमत का एक जो है वो ये पीडीएम हुकूमत मिलकर इन्होंने चलाई, 16 महीने ये हुकूमत की। और उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही इंतखाबात अनाउंस होते हैं और उसके बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो जलसे से खिताब करते हैं, वो जलसे चाहे वो केपीके के जलसे हों, चाहे वो पंजाब के जलसे हों या फिर सिंध के जलसे हों, उनका जो हदफ होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ होता है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ही होती है और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब की ज़ात ही होती है। अब जो उन्होंने शुरू में बयानियाँ बनाना शुरू किया, उन्होंने कहा कि अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, फिर उनका ये कहना है कि 3 बार के आजमाए को चौथी बार के आप आजमाएंगे, फिर उन्होंने कहा कि ये 70 साल बाबे हैं, ये अब घर क्यों नहीं बैठ जाते, अब इनकी कोई सियासत में जगह नहीं। फिर उनका ये कहना है कि शेर के लिए जो लेटेस्ट उनका भी वर्जन सामने आया है कि शेर के लिए अब शिकार कोई और कर रहा है, शेर नहीं करेगा, शेर घर में आराम से बैठा हुआ है, बाहर क्यों नहीं निकलता। तो उसके जवाब में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को हम देखें तो उन्होंने शुरू में तो बड़ा हाथ होला रखा, उन्होंने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। हमने देखा कि जितने जलसे हुए जिसमें मरियम साहिबा ने भी कोई ख़ास जवाब नहीं दिया, शहबाज शरीफ साहब ने भी दिया और ख़ुद नवाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे 8 फरवरी की तारीख करीब आती जा रही है तो कुछ जवाब वहाँ से भी हमें मिलते हुए नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि जी आप परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर लें। दूसरी उन्होंने बात की कि आप सियासी कैदियों को आज़ाद करने के हवाले से तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो निजी जेलें हैं उसके हवाले से कब बात करेंगे। तो ये मामला अब हमें आगे कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ख़ास तौर पे अगर कोई भी जमात वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती और मामला मखलूत हुकूमत की जानिब चला जाता है, तो क्या उस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस पोजीशन में होंगे कि वो अपनी अपनी पोजीशनें छोड़कर और वापस एक प्लेटफॉर्म पे आके इकट्ठे और पीडीएम 2.0 की शक्ल जो है हमें नजर आए, या फिर मामलात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है और उसकी बुनियाद वो इन जलसों के जरिए बनाने की कोशिश करें। या फिर जो तीसरा इस हवाले से बयानिया बनाया जा रहा है शुएब शाहीन साहब की तरफ से, उनका ये कहना है कि दोनों की आपस में नूरा कुश्ती है, इंतखाबात के बाद दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। इस पर जरा बात कर लेंगे। शरीला साहिबा, सवाल होगा आपसे, इंतखाबी मुहिम में नून लीग और पीपीपी में बढ़ती खलीज, इसकी वजूहात क्या हैं और क्या दोनों जमातें इंतखाबी अमल के बाद मखलूत हुकूमत का हिस्सा क्या बन सकती हैं, बना सकती हैं? यासिर, एक तो पाकिस्तानी की सियासत के अंदर कुछ भी हो सकता है। 90 की दहाई के अंदर नवाज लीग बेनज़ीर एक दूसरे के खिलाफ किस तरह के बयानात देते थे, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ही आपस में बैठ के फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया था। लेकिन कब किया? काफी टाइम के बाद ना, लेकिन अभी हाँ, लेकिन ये पीडीएम की जो जमात थी, हाँ, लेकिन जो पीडीएम की जमातें थी ये सब इकट्ठी थी। उसमें एक जगह पे इनका इख्तलाफ हुआ था जब नवाज लीग चाह रही थी कि हम इस्तीफे दे देते हैं और पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि नहीं, तहरीक अदम एतमाद लेके आते, तो इनकी राहें जुदा हो गई। फिर एक दूसरे के खिलाफ बयान देने लगे, फिर आपस में मिल गए और एक मखलूत हुकूमत इन्होंने कायम की और 1.5 साल उस हुकूमत को इन्होंने चलाया था। तो ये तो कोई भी आगे जाके मुमकिनात में हो सकता है कि ये फिर मिल जाए।
जहां तक बात हो रही है आजकल बयानात की, तो ये सियासत हो रही है। एक तो बिलावल भुट्टो जो हैं वो कैश करना चाह रहे हैं एंटी नवाज वोट जो पंजाब के अंदर है। हर हलके के अंदर 30-35 हज़ार पहले वोट मिलता था पीपल्स पार्टी को, जो एंटी नवाज वोट होता था। वो वोट जो था वो मायूस होकर चला गया था पीटीआई की तरफ। अब पीटीआई का वही वोट वो अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। इसी वजह से उनके आप बयानात देखें ना, वो ये बात कर रहे होते हैं कि अगर नवाज शरीफ आएगा तो वो आपको जेल में डाल देगा, नवाज शरीफ आएगा तो आप पे मुकदमे बनाएगा, तो मुझे वोट डालें। वो पीटीआई के लोगों को ये कह रहे हैं कि मुझे वोट डालें अगर आपने इन तमाम तकलीफों से निकलना है। लेकिन बिलावल भुट्टो की सियासत थोड़ा सा मुझे मायूस इसलिए भी कर रही है कि वो खुद कह रहे थे कि हमें 90 की दिहाई की सियासत नहीं करनी चाहिए, हमारे वालदैन जो हैं वो ऐसी सियासत ना करें कि मेरे और मरियम के लिए सियासत करना मुश्किल हो। लेकिन कब कह रहे थे? ये पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा था ना, ये बातें सारी कही थी। लेकिन अब वो खुद इस सारी बातों से पीछे हट चुके हुए हैं। वालिद उनके खामोश हैं और खुद वो आगे आके ऐसी सी सियासी बातें कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जो कि एक इमेज उनका बना हुआ था कि एक मैच्योर सियासतदान के तौर पे सामने आएंगे, एक प्रोग्रेसिव सियासतदान के तौर पे सामने आएंगे। लेकिन वो इमरान खान की राह के ऊपर चल पड़े हैं। वो ऐसा लग रहा है जैसे वो उन्होंने जो स्पेस खाली किया इमरान खान ने, उसको पुर करना चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो। तो ये पाकिस्तानी सियासत के लिए एक बड़ी मतलब मुझे मायूस कौन सूरत हाल लग रही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो को बेनज़ीर वाली सियासत करनी चाहिए, इमरान खान वाली सियासत नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर फारूक आल साहब ये फरमाइएगा कि क्या नून लीग पर बिलावल साहब इसलिए तनकीद कर रहे हैं कि नून लीग ने उनकी जो ओपोनेंट्स थे यानी MQM है या बाकी जमातें, उनके साथ मिलकर इत्तेहाद बना लिए हैं फ्यूचर के, ये वजह है? देखें, वो इसलिए तनकीद कर रहे हैं कि बिलावल की नज़र 2018 के इलेक्शन पर नहीं है जी, 2024 के इलेक्शन पर उनकी नज़र नहीं है। शुक्रिया शनीला। उनकी नज़र है उसके बाद 2029 के इलेक्शन पर। इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन का लेकिन उनके तो बयान है, वो तो ये कहते हैं कि जी हम जो है वो अक्सरियत हासिल कर लेंगे पंजाब से भी और सिंध से भी। अच्छा, अगर कोई इलेक्शन में आए तो उसे ये कहना चाहिए कि नहीं मैं नंबर 2 रहूंगा, तो फिर उनकी वो नजर यही कहेगा ना, नजर 28 पे है, 29 पे तो है। मैं उनकी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। अगर आप जरा सा पेशेंस से सुन लें तो सारी कहानी वाज़ेह हो अगर आपकी ये बात मान ली जाए, जिस तरह से शनीला साहब ने बात अभी की, तो मैंने बात मैं कर रहा हूँ, आपने एक जुमला बोला मैं उसकी अच्छा, अगर जैसे शनीला साहब ने बात की, अगर वो वोटर जो एक वक्त में एंटी नवाज था और वो PTI की जानिब चला गया और इनकी ये स्ट्रेटजी कामयाब हो जाती है और वो वापस आ जाता है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर क्या आपकी बात 2029 वाली ठीक साबित होगी? 2029 कागज पर लिख के रख लें और फ्रेम करा के अपने पीछे लगा लें, ठीक है? तो ये अब आप मेरे ख्याल में वाजे हो गई बात। वो कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि वो एक मुस्लिम लीग के या हुक्मरान जमात के जो फ्यूचर की वो देख रहे हैं, जो वो कह रहे हैं अपनी ज़ुबान से कि मुस्लिम लीग इक़्तिदार में आ रही है, वो कह रहे हैं, तो वो उसके एक अपोनेंट का किरदार अदा करना है। हालांकि नवाज शरीफ साहब नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ, वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं आया जी। तो वो ये कह रहे हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और इस बुनियाद पर जैसे ही शनीला ने कहा और आपने भी कहा कि वो उस वोटर को मुतवज्जो करना चाहते हैं जो एंटी नवाज या एंटी नवाज लीग है, उसको मुतवज्जो करना चाहते हैं, तो ये उनकी स्ट्रेटजी है। अब जो मैं कह चुका कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ के पोर्टफोलियो के लिए काम कर रहे हैं, आज वो अपना स्ट्रेचर बनाएंगे, कल पार्लियामेंट में ये काम करेंगे। लेकिन आपका ये जो हम जब गुफ्तगू कर रहे थे इस मौजू पर प्राइवेटली, तो उसमें एक बात ये थी कि फिर होगा क्या ये आपस में कहीं इकट्ठे बैठ भी सकते हैं? तो ये आपस में मेरा अंदाज़ा ये है, जितना मैंने जायज़ा लिया है उसमें आने वाली हुकूमत में ये इकट्ठे नहीं बैठ रहे, बैठेंगे भी नहीं। इनका प्लान यही है, वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, वो अपनी प्लानिंग। मतलब ये कि आपको रोज़ खबर मिलती है कि मियां नवाज शरीफ आज माहिरीन इक़्तिसादियात के साथ बैठे हुए थे, आज बिजली वालों के साथ बैठे हुए थे, आज फलां के साथ बैठे हुए थे कि इसको हमने कम कैसे करना है। वो इस तरह की कोई एक्टिविटी उनके यहाँ नहीं हो रही। तो दोनों जानिब अपनी अपना जो उनका किरदार है उस पर काम कर रहे हैं। एक तो उसका इकट्ठे हो जाएंगे, बाद में नहीं होंगे। आ जाऊं उस बात पर, आ जाए। इकट्ठे किस बात पर होंगे? इकट्ठे इस बात पर होंगे कि जो आईनी इस्लाहात लानी है इन्होंने निज़ाम को बेहतर करने के। सर, अगर मखलूत हुकूमत बनी तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा बनेगी नहीं बनेगी? कोई मखलूत हुकूमत नहीं बन रही। अगर इफ
यार मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी काम कर रही है हिज़्ब इख्तिलाफ का पोर्टफोलियो लेने के लिए, तो वो उसी पे रहेगी। और मुस्लिम लीग नून, यानी आप 1 इंच भी इधर नहीं आना चाहते। ठीक है, पॉइंट आ जो गया। देखिए अभी पॉइंट नहीं आया, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ। आज जल्दी कर। ये उस बात पर आएंगे जब इक़्तिदार में ये आएंगे, जैसे माजी में बेनज़ीर भुट्टो अपोजिशन में थी और नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे और 8वीं तरमीम इन्होंने ख़त्म की थी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आईनी इस्लाहात के लिए ये एक दूसरे के साथ आप उनको अपोजिशन का ही रोल देना चाहते हैं। आप कह रहे हैं मखलूत हो गई नहीं। ठीक है, ठीक है, पॉइंट आ गया ना सर। आप कह रहे हैं बिल में इकट्ठे होंगे, आईनी तरमीम में इकट्ठे होंगे, वो खुद लेना चाह रहे हैं। अच्छा, खुद देना। तो मुझे मत क्यों कहते हैं आप? ठीक है जी। गुम्मन साहब, नूरा कुश्ती है ये? मैं नूरा कुश्ती तो नहीं कहूँगा। देखें, जो सियासत है, आप अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपके सामने हज़ारों का मजमा है, तो आप उनके सामने उन्हें अच्छी अच्छी बातें कहेंगे कि जी आप अच्छे अदब आदाब सीखें, दूसरों का एहतराम करें। इस तरह तो आपकी बात नहीं कोई सुनेगा। सियासत किस तरह में सुनेगा? गाली गलौज थोड़ी से? नहीं, गाली तो किसी ने भी नहीं किसी को दी, मतलब थोड़ी थ्रिल पैदा करने के जो लिए। कल्चर पीटीआई ने पिछले कुछ अरसे में दिया है, जी, जी। जिसके अंदर नाम लेके मुख्तलिफ शख्सियात का मुख्तलिफ जलसों के अंदर दिया है, आप समझते हैं वो एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है लोगों को लाने का जलसों के अंदर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं अब दूसरी बात ये है कि ये हम सिर्फ क्रेडिट पीटीआई को नहीं दे सकते। अगर हम तारीख पे नज़र डालें, जो पॉलिटिकल, ये तो 90 में छोड़ आए थे ना, वो तो कह रहे थे हम नहीं, मैं 90 में छोड़ आए। 90 से पहले की भी बात कर रहा हूँ। अगर आप 70 की दहाई देखें या उससे पहले देखें, तो जलसों में हमेशा यही होता है। अच्छा, ठीक है। और हाँ, ये ज़रूर है कि जो चार्टर ऑफ वैसे डेमोक्रेसी मुस्लिम लीग नवाज के अभी जो रिसेंट जलसे हुए हैं, जिसमें मरियम साहिबा ने किया, शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने जो 2 जलसे किए, उन्होंने भी खिताब किया, उसमें कहीं आपको कोई इस तरह की लैंग्वेज या इस तरह का कोई फाउल प्ले नजर आया? देखें, अभी क्या फ़र्क है उसमें, वो क्यों नहीं कर रहे? इलेक्शन में जितने भी दिन रह गए हैं ना, या जितने दिन भी ये कैंपेन चलेगी, थोड़ी इसमें गर्मा गर्मी आने का, उसके एक तो शहनीला ने इब्तदा में बहुत अच्छी बात की कि वो एक स्पेस जो है, या वो वोटर्स जो एक वो हर हलके में 30-35 हज़ार का मार्जिन है, 25 से 35 हज़ार के दरमियान, उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, आप एक नफसियाती बात समझें कि अगर दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ धीमे सुरों में, या थोड़ी उन सुरों को इलेक्शन के करीब जाने तक उनको थोड़ा तेज़ नहीं करेंगे, तो आम लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। आप ये कह रहे हैं इख्तलाफ कोई नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी है इलेक्शंस की और नहीं, कैंपेन करने की? स्ट्रेटजी से ज़्यादा ये सियासत की एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। मेरी पिछले दिनों में इत्तेफाक हुआ, मेरे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं कमर ज़मान कायरा, उनका एक निजी चैनल के लिए एक पंजाबी पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड जी, किया। सही है। तो आदिल साहब तो कह रहे हैं ना कि जी कोई इम्कान नहीं है, तो उन्होंने कहा मुझे ऐसे लगता है कि मिक्स हुकूमत बनेगी आइंदा भी जो है। तो कहने का मतलब ये है कि सियासत में मिक्सचर पे आ जाएं, तो क्या आपको लगता है कि जब मखलूत सेटअप की बात होगी, अगर कोई सिलसिला इस तरह का बना, तो पीपल्स पार्टी फिर ज्वाइन करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, जिस तरह से उसने 16 महीने इकट्ठे काम किया, फिर इस तरह का सेटअप बनता हुआ नजर आ सकता है इन तमाम बयानात के बावजूद? ऐसे देखें, पहली बात तो यह है कि दोनों पार्टियों की तरफ से गो के ये सिलसिला अभी बिलावल ने शुरू किया। आप बात ये समझें कि पंजाब में पीपल्स पार्टी तकरीबन वो अपना बोरिया बिस्तरा लपेट चुकी थी, सेंट्रल पंजाब में बिलखुसूस। जी जी। अब ये कि उनको दोबारा अपनी जगह बनाने के लिए कुछ तो हिलजुल करनी पड़ेगी, कुछ बातें करनी पड़ेंगी, कुछ बयानात देने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर उन जो धीमे सुरों में, जैसे मरियम औरंगजेब साहबा का कुछ बयान आया, कुछ दूसरे रहनुमाओं का आया, तो अगर वो हल्का फुल्का जवाब देंगे तो लोगों की अट्रैक्शन जो ऐसा वोटर जो जिसका रुझान तीसरी पार्टी की तरफ, तो फिर नूरा कुश्ती होगी ना? नहीं, नूरा कुश्ती वो होती है जो आप तय करके करते हैं। अच्छा, तय करके नहीं हुआ। ये थोड़ा हल्की फुल्की, देखे सियासत के डायनामिक्स हैं, ठीक है, जिनकी ये तय होगा इलेक्शन के नताइज पे। ये मैं और आप या डॉक्टर फारूक आदिल साहब या शनीला साहब, हम में से कोई भी निजूमी नहीं है, करेगा ये, कोई भी हम में से निजूमी नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात ये है, वो तो बता चुके हैं काफी कुछ। नहीं, ये हमारा एक सियासी तजिया है। ठीक है। और उस बेस पे जो हमारे सामने हकायक है, सही है, या जो हमारी इतलाआत है। बात ये है कि सियासत में हरफे आखिर कुछ भी नहीं होता। जब नताइज आएंगे तो आप ये देखिएगा कि जो बाहम कल तक एक दूसरे को गालियां देते थे, वो बाद में एक ही कैबिनेट में बैठे हुए थे। और ये सियासत में कोई भी ना दुश्मन आखिरी दुश्मन होता है, ना आखिरी दोस्त होता है। वो ख्वाजा आसफ का रात को मैं एक क्लिप देख रहा था,
उन्होंने कहा कि यार वो इलेक्शन तो जब होता था तो 5वें 6ठे दिन हम अपने मुखालफिन के साथ इकट्ठे एक ही जगह बैठ के खाना खा रहे होते थे। तो वो पीटीआई की तरफ इशारा कर रहे थे कि ख़ास तौर पे अपने जो उनके मुखालिफ हैं डार फैमिली, तो इन्होंने तो इसको जंग बना दिया और उसको एक ज़ातियात पे ले आए हैं। सो कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं लगता कि अगली हुकूमत में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अगर मखलूत बनी तो इकट्ठे हो जाएंगे हो सारे। जाएंगे बड़े आराम से। बड़े आराम से। जी सर। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप नूरा कुश्ती कह रहे हैं, नूरा कुश्ती नहीं है। दो सियासी जमातें हैं जिनकी हिस्ट्री है, जिनके अपने अपने जिनकी नजरियात। इकट्ठे होने की भी तो हिस्ट्री है नो ना। सर, नो नहीं है। देखे, आइन, जमहूरियत, किसी और वजह से आप इकट्ठे हो सकते हैं। किस वजह से? मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ पहले वो सुन लें। पीटीआई को आउट करने के लिए दोनों इकट्ठे नहीं हुए। यार बात तो सुन लें। जी दो अलग अलग सियासी जमातें हैं, ठीक है। इनके अपने अपने नजरियात और अपने अपने मफादात हैं। ठीक है। ये उसके तहत इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। जी सर। इसको आप नूरा कुश्ती कहेंगे तो ज्यादती करेंगे। ज्यादती करेंगे। ये ठीक है ज्यादती जी। है। आप नहीं, बताइए। यासी जो सियासतदान होते हैं ना, वो अपने मामलात को इतनी दूर नहीं लेके जाते कि जहां से वापसी ना हो सके, जैसे पीटीआई करती थी। ये सियासतदान है, ये मामलात को इतने खराब कभी नहीं लेके जाएंगे कि कल को ना बैठ सके। वो बानी पीटीआई थे जो कहते थे मैं इन सियासतदानों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं दहशतगर्दों के साथ बैठ जाऊंगा। तो ये सियासतदान है, इन्होंने अपनी सियासत करनी है और वही जाके वो अपने जलसों में हलकों के अंदर कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो बाद में किसी भी मामले के ऊपर इकट्ठे ना बैठें। ठीक हो गया। नौशाद साहब, सर मामला फिर इतना सीरियस नहीं है, इकट्ठे हो सकते हैं, ये तो सियासतदान है, चीजों को इतना आगे नहीं जाने देंगे, ऐसा ही है सर? देखिए, सियासतदानों को इकट्ठे बैठना चाहिए, इसमें कोई मुजायका भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी नजर में ये जो मखलूक हुकूमत की बात की जाती है, ये शायद कोई आखिरी चॉइस होगी। जो सिनारियो मुझे आगे नजर आ रहा है कि अगर मखलूत हुकूमत में बैठना होता तो पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहाद कर लेती। अगर नून लीग जो है वो इधर उधर एमकेएम से बलोचिस्तान में और इधर आईपीपी से इत्तेहाद करने की कोशिश कर सकती है, तो फिर वो डायरेक्ट पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करके अपनी सीटें कंफर्म कर लें और असेंबली में जाके बैठ जाएं। मसला ये नहीं है। मसला ये है सर कि जो तीसरी कुव्वत पैदा करने की कोशिश की गई थी, तो सियासत के गैर सियासी लोगों को सामने लाया गया था, उस एक मामले को खत्म करने की कोशिश की जा रही है सियासी जितने भी रहनुमा हैं उनकी तरफ से और सियासी जमातों की तरफ से। वो ये चाहते हैं कि असेंबली के अंदर जो सियासत करने वाले लोग हैं या सियासी जमातें हैं, सिर्फ वो, चाहे वो अपोजिशन का हिस्सा हो चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हो, वो लोग उस असेंबली का हिस्सा बने। वो लोग ना बने जो जिनको ना सियासत का पता था, ना सियासत करना जानते थे, ना सियासत के तौर अतवार को देखते थे, और उन्होंने अपना ही एक नया अंदाज़े सियासत इंट्रोड्यूस किया, जो एक्चुअली जिसके बारे में अभी गोवन साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया है कि हर मामले को जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जाना और हर मामले को जिंदगी मौत और जंग का मसला बना देना, ये सियासत नहीं होती। सियासत ही है जो असेंबली के अंदर की जाती है या तरीके से बात की जाती है। अच्छा, थोड़ी ये बहुत बताएं कि छेड़छाड़, पाकिस्तान थोड़ी मुस्लिम लीग बहुत नवाज का जो बातचीत, रिस्पांस थोड़ी है बहुत- वो, जी नौशाद साहब आवाज आ रही है, ये बताइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो रिस्पांस है, जो बयानात दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका रिस्पांस कितना कैलकुलेटेड खेल रहे हैं कि कल वो प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि कल इन केस मखलूत हुकूमत बनती है तो हम इतना कुशन छोड़ें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, इसलिए हम जरा वसीउल कल्बी का मुजाहरा कर लेते हैं और ऐसे बयानात नहीं देते। और ये भी खबर आई कि जो मुस्लिम लीग नवाज के कायद हैं उन्होंने अपने रहनुमाओं को भी मना किया कि आपने कुछ तरह की बयानबाजी नहीं करनी। ये दुरुस्त बात है। देखिए, अगर फर्ज करें कि सिंध के अंदर अगर नून लीग जाकर अपनी पेनिट्रेशन की कोशिश, तो वो उसी तरह की जुबान या उसी तरह की तनकीद या वो अंदाज अपनाएगी जो इस वक्त बिलावल अपनाए हुए हैं। बिलावल की पंजाब में इस वक्त ये कोशिश है जिसके बारे में सारे पैनलिस्ट जो है वो एग्री कर रहे हैं कि दरअसल वो जो एंटी नून लीग वोट है वो उसको केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए नून लीग उसका जवाब उस तरह से नहीं देगी क्योंकि उसको इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। जरूरत जो है वो इस वक्त पार्टी अपनी जो फुटप्रिंट्स जो है जो लूज कर चुकी थी वो उनको वापस रिटेन करे, और उसको रिटेन करने के लिए ये भी जरूरी है उसकी स्ट्रेटजी उन्होंने ये अपनाई है। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका कि ये जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की
कि उन्होंने अपना फुटप्रिंट जो है वो इंक्रीज़ करना है पंजाब में, जिसकी वजह से उन्हें ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ रही है। नौशाद साहब ये कहते हैं जनाब अगले मौजू की जानिब हमें बढ़ना है। अगला मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है 26 जनवरी के हवाले से। 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मुतारिफ करवाया गया, उसे इम्प्लीमेंट करवाया गया और उसके बाद से 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाने लगा। पिछले कुछ अरसे के अंदर हमने देखा कि 2014 से जब से मोदी की हुकूमत आई उसके बाद से जो फाशिज़म जो है ख़ुद इंडिया के अंदर और बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी की जानिब से फैलाई जा रही है, उसके बाद ये सवाल बनता है कि क्या वाकई 26 जनवरी को यौम जमहूरिया भारत को मनाना चाहिए और बिलखुसूस जो कश्मीरियों की हालत ज़ार कर दी गई हुई है, जो इंसानी मुजालिम वहाँ पे ढाए जा रहे हैं, जो काले कवानीन वहाँ पे ड्रेकोनियन लॉज वहाँ पे मुतारिफ करवाए गए हैं जैसे कि PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट वगैरह, क्या उनके होते हुए यौम जमहूरिया मनाने का हक़ भारत को है? और ख़ास तौर पे इन दिनों के अंदर जो श्रीनगर की इस वक्त हालत यह है कि स्नैप चेकिंग हो रही है, बंकर्स बन चुके हैं, मज़ीद फ़ौज वहाँ पे आ चुकी है, कश्मीरियों की मूवमेंट जो है वो टोटली तौर पे कैंसिल हो गई है, मुअत्तल हो गई है, वो कहीं आ जा नहीं सकते, स्कूल्स बंद हैं, अस्पतालों में जो इमरजेंसी है वहाँ पे लोग नहीं जा सकते क्योंकि इन्हें 26 जनवरी मनाना था, आज के दिन मनाना था। इसलिए संगीनों के साए के नीचे श्रीनगर में इन्होंने कोशिश की छोटी सी तकरीब करने की, वो भी कश्मीरियों ने फेल कर दी। कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर के हों, कश्मीरी जो आज़ाद कश्मीर के हों या कश्मीरी डायस्पोरा हो, उन तमाम ने मिलकर आज जो है वो यौम स्याह मनाया और स्याह मनाने का मकसद यही था इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया जाए। इस पर ज़रा बात करेंगे। शिमला साहब आपसे सवाल होगा, भारत में यौम जमहूरिया दुनिया भर में यौम स्याह बिलखुसूस कश्मीरियों ने मनाया, अक़लियतों के खिलाफ मोदी सरकार के फाशिस्ट इक़दामात भारतीय माशरे की तबाही का क्या पेशखैमा है? भारतीय माशरे की तबाही स्टार्ट हो चुकी हुई है मोदी सरकार के आने के बाद, क्योंकि उन्होंने जो इंडिया का एक चेहरा दिखाया जाता था ना, जमहूरी चेहरा है और एक सेकुलर चेहरा है, एक लिबरल चेहरा, उस सारे चेहरे के ऊपर उसने स्याही फेर दी है। अब दुनिया को भी नजर आ रहा है कि इंडिया जो है वो हम तो स्याही फेर दी या बेनकाब कर दिया? असल जो चेहरा था वो दिखा दिया ना लोगों को, एक जो चढ़ाया हुआ था ना वो उतर गया उसके ऊपर से। और देखिए हम तो यहाँ पे बैठते थे और हम कहते थे कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता है, इंडिया जो है वो दूसरे मुल्कों के मामलात को ख़राब करता है। अब तो अमेरिका से भी आवाज़ उठी, वो कनाडा से भी हमने आवाज़ उठती सुनी और कल हमारे अपने मुल्क से भी बताया गया हमें कि यहाँ पे कश्मीरी लीडरान को जो शहीद किया गया तो उसमें इंडियन लोग जो थे इन्वॉल्व थे। अब आप देखें कि वो जो एक सेकुलर स्टेट थी उसका चेहरा किस तरह से उन्होंने खराब किया कि इन्होंने राम मंदिर जो है बनाया वहां पे, बाबरी मस्जिद पे, और उसको बकायदा तौर पे सरकारी तौर पे उसको सेलिब्रेट वहां पे किया गया। तो आपने क्या मैसेज दिया? अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वो जी, सिर्फ इलेक्शन में कामयाबी के लिए, कैंपेन के लिए आपने जब इसका इफ्तिताह किया तो आपने दुनिया को मैसेज क्या दिया? आपने अपने मुल्क में मौजूद अक़लियतों को यानी कि जो मुसलमान है उनको क्या मैसेज दिया? और फिर सबसे ज्यादा मुझे अफसोस हो रहा है उनकी मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर कि जो मीडिया के जो लोग होते हैं उनका सियासत से या किसी मजहब से इस तरह से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आप अमन के सफीर होते हैं, वो सारे के सारे वहां पे पहुंच रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं, वो अपना उस तरह का अडानीज अंबानीज ने जब उनका मीडिया आधे से ज्यादा खरीद रखा हो तो फिर क्या होगा? और अगर आपकी इजाजत वक्त कम है, वो जो रचा के जब वहां पे बैठ रहे हैं तो वो भी ये मैसेज दे रहे हैं कि आगे जाके ये इंडिया जो है वो बिल्कुल कोई सेकुलर स्टेट नहीं रहेगा, ये एक मोदी का जो फाशिस्ट स्टेट बनने जा रहा है। मैं डॉक्टर फारूक आल साहब आपको शामिल करूंगा। कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाकर आज क्या क्या पैगाम दिए हैं, किस किस को पैगाम दिया है? देखिए, कश्मीरियों का जो पैगाम है या अहले पाकिस्तान का जो पैगाम है वो भारत के नाम नहाद यौम जमहूरिया पर जो हो सकता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया भी जानती है। हम ऐसा करते हैं कि भारत के अंदर से समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस जमहूरियत को और इस यौम जमहूरिया को किन मानों में लेते हैं। जब मोदी 10 साल पहले इक़्तिदार में आया था तो उसने 3 गोल तय किए थे। नंबर 1 कश्मीर की हैसियत को तब्दील करना, नंबर 2 ये अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर, और तीसरा ये कि ये जो आपके प्राइवेट कानून होते हैं जिसको पर्सनल लॉ कहते हैं, शादी ब्याह के और ये मुस्लिम लॉज, मुस्लिम के अलावा दीगर मज़ाहिब भी, सिर्फ मुस्लिम। असल जो अटेम्प्ट हुआ है ना सर इस सारे अरसे के दौरान वो मुस्लिम लॉज पे हुआ है। अच्छा, 3 तलाक वाला मामला जो है खास उसने कहा था कि हमने ये 3 गोल्स करने हैं। पहले 2 गोल उसने हासिल कर लिए, तीसरे पे अभी उसकी पेशरफ नहीं हो सकी, वो मेरा ख्याल अगले इलेक्शन पे करेगा। लेकिन इसमें 3 तलाक वाला हो गया ना, उन्होंने कर दिया अभी 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 उनकी अदालत की तरफ से है ना, उसको पूरा यूनिफॉर्म करना चाहते हैं। अच्छा, ओके।
ये पूरे यानी पूरी भारत में एक जो भी रहता है एक ही कानून रखना हिंदू चाहते कानून हैं। के मुताबिक Yes. चलेंगे, ठीक। तो इस पर मैं आपको दो नुक्ता नज़र बताता हूँ जो भारत के अंदर वो हो रही है, इस पर रद्द अमल भारतीय आवाम का और इंटेलिजेंसिया का, वो ये है कि भारत के वफाक और उसके इदारों पर लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया। ठीक है, नंबर एक, जमहूरियत पे एतमाद ख़त्म हो ठीक। गया। नंबर तीसरी बात में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आलमी बिरादरी क्या कहती है। 2019 में बाराक ओबामा ने ये कहा कि भारत को अगर ऐसे तर्ज अमल से न रोका गया तो ये भारत टूट जाएगा और ये आलमी अमन के लिए खतरात पैदा कर ठीक, देगा। पॉइंट आ गया आपका। मैं इसमें गुम साहब आपको शामिल करूंगा, ये फरमाइएगा कि जो कुछ उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कर दिया हुआ है, बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 में अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां बखेर दी इन्होंने, इसके बाद जो हमें जमहूरिया मनाने का कोई हक हासिल है? जो कुछ वहाँ पे अकलीतों के साथ भी और इंसानियों की पामालियाँ हो रही हैं, योर टेक सर। यासर साहब, मैं पहले एक हमारे सहाफ़ी रहनुमा थे परवेज़ शौकत साहब, वो आज वफ़ात पा गए, तो मैं इस मौके पे पीटीवी की तरफ से और हम जो हमारे हाज़रीन बैठे हुए हैं अफसोस का इजहार करते हैं। वो बड़े अच्छे सहाफ़ी दोस्तों के हकूक़ के लिए वो आगे आगे होते थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके बुलंद दर्जात करे। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की कि जो भारत है वो किस मुंह से यौम जमहूरिया मनाने जा रहा है या आज वो उसने मनाया, जहाँ तक उनके यौम जमहूरिया की बात है, तो जो पिछली एक दहाई या उससे ज़ायद भारतीय जनता पार्टी या उनके लीडर मोदी साहब वहाँ कर रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान ख़ुद इंडिया को होगा। उनकी सोसाइटी टूट फूट का शिकार होगी। और आप ये देखें, कभी वो एक पोस्टर्स पे आता है ना, वो बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए एक बंदा ऐसे हाथ में लहराए हुए और सर पे वो रिबन सा बांधे हुए। मैं इत्तेफाक से रात को क्लिप देख रहा था एक सोशल मीडिया पे, तो वो जूते पॉलिश कर रहा था। उसने कहा जी मेरी हर जगह वो एक दहशतनाक किस्म की तस्वीर दिखाई जाती है। तो उसने कहा कि ये हिंदू सिर्फ अपर क्लास के हिंदुओं के ये लिए एक उनको ये अपने बनाया गया है, अपने वोटर्स बनाने के लिए और अपने गिरद, हम आम बंदों को तो वो हिंदू समझते नहीं है। ठीक है। हमें तो जो कम ज़ात के हिंदू उनको उन मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है। आपकी इजाज़त तो मैं नौशाद साहब लास्ट कमेंट सर, कश्मीरियों ने आज यौम स्याह बना के कितना वाज़े पैगाम दे दिया है, कम वक्त में हमसे हमारी जानें ले लो, मईशतें ले लो, हमारी औरतों के साथ जो तुम जुल्म और बर्बरियत करते हो, बच्चे हमारे यतीम कर दो, हम तुम्हें नहीं मानेंगे, जो मर्जी हो जाए। ये जो हिंदुत्व डॉक्ट्राइन जो है, ये इसको जो प्रमोट किया जा रहा है भारत के अंदर, अनकरीब जो है ना, यहाँ पे जितनी अलग पसंद तंजीमें हैं और जो हालात भारत के अंदर चल रहे हैं, ये अनकरीब वहाँ की पूरी पॉपुलेशन यौम स्याह मनाना शुरू करेगी। उसकी वजह यह है कि उनका जो मुआशरा जिस बुरी तरह से मुतासर हो रहा है, उनके जो शायर अदीब इंटेलेक्ट से हैं वो भारत छोड़कर दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां सिर्फ इस वक्त जो गुंजाइश रह गई है वो सिर्फ हिंदुत्व की रह गई है। तो हिंदुत्व के होते बाकी तमाम जो अकलीतें हैं या बाकी तमाम जात पात जो हिंदू हैं, सिवाय ब्राह्मणों के, वो वहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोग वहां से शिफ्ट हो रहे हैं। और ये जिस तरह का मामला चल रहा है, ये अनकरीब भारत को जो है ना मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर देगा। और उसके बाद फिर ये यकीनन ये जो सिचुएशन है, ये मोदी हुकूमत जो है, ये उनके मामला जो है वो इस हद तक खराब होते चले जा रहे हैं। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम पैनलिस्ट का। आज के तीनों मौजूआत के हवाले से उन्होंने अपना तज्जिया पेश किया, आपने तज्जिया मुलाहिजा किया। प्रोग्राम बाखबर से इतना। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।